नमस्कार दोस्तों, आज के लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने बहुत बार चर्चा सुनी होगी कि ये स्टॉक अच्छा है, ये स्टॉक खराब है या ये स्टॉक बुरा है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गुड स्टॉक्स वर्सेस बैड स्टॉक्स। दोस्तों, यहाँ पे हर किसी का अपना अपना परसेप्शन हो सकता है बैड स्टॉक्स को लेके या गुड स्टॉक्स को लेके, लेकिन हम यहाँ पे जो भी एनालिसिस करें वो रैशनल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, उसके पीछे कोई ना कोई तथ्य होना चाहिए, कोई ना कोई प्रमाण होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं बैड स्टॉक्स को, और कभी भी बैड स्टॉक्स में निवेश मत करिए। यहाँ पे मैं आपको 7 पैरामीटर्स बताऊंगा जिनकी सहायता से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बैड स्टॉक्स को। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला क्राइटेरिया या पैरामीटर है हाई डेट। आपने देखा होगा कि जितने भी वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स हैं, आप पिछले 10 साल के वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स देख लीजिए, वो स्टॉक्स जिन्होंने निवेशकों की वेल्थ को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जितने भी वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स हैं उन सब में आप देखेंगे कि एक चीज़ कॉमन थी, वो ये थी कि उनके डेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई थे। अनटिल कुछ एक दो केसेस जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के भी इश्यूज थे, लेकिन हाई डेट जो है वो सबसे पहला, जिसको कह लीजिए खतरे का निशान होता है, जहाँ पे वो स्टॉक गुड स्टॉक से बैड स्टॉक में तब्दील हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन स्टॉक्स के अंदर जो है NCLT की कार्रवाई चल रही है, IBC के तहत उनके अंदर कार्रवाई चल रही है। तो बेसिकली ये सभी कंपनीज जो हैं, इनका डेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। तो दोस्तों, ये पहला और सबसे प्रमुख खतरे का निशान होता है। अगर आप कोई भी ऐसी कंपनी देखें जिसके अंदर डेट इंक्रीज हो रहा है या हाई डेट है, तो ऐसी कंपनी से दूर रहना ही बेहतर है। दोस्तों, यहाँ पे दूसरा जो पैरामीटर वो है डिक्रीजिंग प्रॉफिट। अब दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आपके जो प्रॉफिट डिक्रीज हो रहे होते हैं उसके कई कारण हो सकते हैं। कई बार कॉस्ट इंक्रीज एक कारण हो सकता है। तो कुछ लोग एनालिसिस करते हुए केवल टॉप लाइन ग्रोथ देखते हैं, लेकिन कॉस्ट को ध्यान में नहीं रखते। तो दोस्तों, कई बार टॉप लाइन बढ़ रहा होता है, कॉस्ट उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही होती है, इससे प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब कंपनी अपनी कॉस्ट को कंट्रोल में नहीं कर पा रही। तो अगर आप किसी भी कंपनी का टॉप लाइन जो देखें तो वो आपको मिसलीड कर सकता है। यहाँ पे प्रॉफिट देखना ज़रूरी है। ये एक सिंपल सा एनालिसिस होता है। आपको किसी भी साइट के ऊपर प्रॉफिट का नंबर मिल जाएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर। कई बार साइक्लिक जो कारण होते हैं, किसी क्वार्टर में कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, किसी क्वार्टर में ख़राब परफॉर्म करती है, तो आपको उन सब का ध्यान रखना ज़रूरी है। और हमेशा Q on Q बेसिस के ऊपर या Y on Y बेसिस के ऊपर कंपेयर करिए। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी कम होनी शुरू हो रही है, इसका मतलब वो जो स्टॉक है शायद आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। दोस्तों, यहाँ पे तीसरा जो पैरामीटर होता है अर्निंग पर शेयर। अगर किसी भी कंपनी की अर्निंग पर शेयर डिक्रीज हो रही है, तो बेसिकली ये भी एक खतरे का निशान है कि इस कंपनी का स्टॉक शायद आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हम सीक्रेट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में देख चुके हैं। चाहे प्रमोटर्स ने अपना स्टेक वहाँ पे इंक्रीज किया, लेकिन जिन स्टॉक्स का EPS नेगेटिव था या डिक्रीज हो रहा था, वो स्टॉक्स कभी भी परफॉर्म नहीं कर पाए, चाहे वहाँ पे प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज किया। तो दोस्तों, ये पैरामीटर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें कि EPS डिक्रीज हो रहा है तो ऐसे स्टॉक से दूर रहिए। दोस्तों, यहाँ पे चौथे नंबर का पैरामीटर है अगर FIIs की होल्डिंग किसी स्टॉक में डिक्रीज कर रही है। हमने रिसेंटली कुछ स्टॉक टॉक वीडियोस में इस पॉइंट की भी चर्चा की थी। यहाँ पे कई लोगों का मानना है कि प्रमोटर की होल्डिंग अगर डिक्रीज कर रही है तो वो एक अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन मैंने एक वीडियो के द्वारा आपको बताया भी था कि जीरो प्रमोटर होल्डिंग के बावजूद कुछ स्टॉक्स बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे FIIs की होल्डिंग इंक्रीज हो रही थी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल फुल प्रूफ मेथड होता है, लेकिन जिन स्टॉक्स में FIIs की होल्डिंग इंक्रीज कर रही होती है, नॉर्मली वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर ये डिक्रीज कर रही होती है, इंक्रीज करने में हो सकता है इतना अच्छा परफॉर्म ना करें, लेकिन डिक्रीज करने में जब उनकी होल्डिंग डिक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली ये एक नेगेटिव न्यूज़ होती है। और यहाँ पे जो है FIIs की होल्डिंग का डेटा बहुत सारे निवेशक देखते हैं और इस वजह से वो उस स्टॉक में से निकलना शुरू
कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करते, और अगर प्रमोटर की होल्डिंग कम भी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एफआईआई की होल्डिंग जो है हाई होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे 5वें नंबर का जो पैरामीटर है, अगर किसी स्टॉक का पीई हाई हो गया है, अब यहाँ हाई पीई की कोई डेफिनेशन नहीं होती, ये एक सब्जेक्टिव चीज़ होती है। मैं आपको कई बार पहले भी बता चुका हूँ कि आपको यहाँ पे सेक्टर के पीई से कंपेयर करना है। तो मान लीजिए एक स्टॉक एक पर्टिकुलर सेक्टर में जो है ट्रेड कर रहा है, या उस सेक्टर का स्टॉक है, उसका पीई मान लीजिए 60 है, सेक्टर का पीई 30 है। तो जब इसका पीई बहुत ज़्यादा हाई हो जाए कंपेयर टू सेक्टर के पीई से, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सचेत हो जाना चाहिए। और जब ये पीई डिक्रीज होना शुरू होता है तो वहाँ पे हमें उस पर्टिकुलर स्टॉक से निकल जाना चाहिए। कई बार ये पीई काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है सेक्टर के पीई के मुकाबले, वहाँ पे हमें थोड़ा सा बस सचेत रहना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि किसी भी स्टॉक के लिए सेक्टर के अगेंस्ट जाके परफॉर्म करना बहुत रेयर फिनोमिना होता है। कई स्टॉक्स कर भी जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टॉक्स कभी भी सेक्टर के अगेंस्ट जाके परफॉर्म नहीं करते। नॉर्मली सेक्टर की जो परफॉर्मेंस होती है उनकी परफॉर्मेंस रिलेटिवली हो सकता है बेटर हो, लेकिन टाइड के अगेंस्ट कभी भी वो परफॉर्म नहीं कर पाते। इसलिए अगर उनका पीई डिक्रीज होना शुरू हो और उनका पीई सेक्टर के पीई से काफ़ी ज़्यादा हाई हो, खास तौर पे तब जो है ये एक खतरे का निशान होता है, एक खतरे की घंटी होती है। वहाँ पे निवेशकों को ऐसे स्टॉक से निकल जाना चाहिए। दोस्तों 6ठे नंबर का पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी स्टॉक की लो ROE है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी दर्शाती है इन रिलेशन टू द शेयर होल्डर इक्विटी, मतलब शेयर होल्डर इक्विटी के मुकाबले कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। अब यहाँ पे मैं आपके साथ एक आंकड़ा शेयर करना चाहूँगा, आप इसको इंडिपेंडेंटली जाके चेक भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको जान के हैरानी होगी कि नेस्ले की जो ROE है वो 105% से ऊपर है, जबकि टाटा मोटर्स जो कि रिटेल निवेशकों का एक सबसे फेवरेट स्टॉक है, इनफैक्ट हमने अपने एक स्टॉक टॉक वीडियो में चर्चा भी की थी कि टाटा मोटर्स 335 के रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाएगा, तो वहाँ भी हमने चर्चा की थी। तो टाटा मोटर्स जो है उसका ROE जो है निफ्टी 50 के स्टॉक्स में सबसे कम है, -8.86%। तो निफ्टी 50 के जितने स्टॉक्स हैं उसमें नेस्ले का ROE हाईएस्ट है, कोल इंडिया का सेकंड नंबर पे है, और बॉटम पे है टाटा मोटर्स। तो आप ये इंफॉर्मेशन चाहें तो मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, मैं आपके साथ इसका सोर्स जो है वो शेयर कर दूंगा अगर आप चेक करना चाहें ROE का डेटा। लेकिन केवल एक ही डेटा पॉइंट के बेसिस पे हम कभी भी कोई निर्णय नहीं ले सकते। यहाँ मैं आपको केवल एग्जांपल दे रहा हूँ कि टाटा मोटर्स का ROE जो है वो निफ्टी 50 में लोएस्ट है, -8.86%। और दोस्तों मीडियन जो है, मीडियन नंबर, यहाँ पे हम एवरेज नहीं ले सकते क्योंकि सभी स्टॉक्स की अलग अलग वेटेज होती है निफ्टी 50 में। यहाँ पे जो मीडियन नंबर है, जो 25th और 26th नंबर पे जो स्टॉक्स हैं उनका जो एवरेज मैंने लिया है यहाँ पे, तो वो लगभग 13% के आसपास है। तो हम कह सकते हैं कि निफ्टी 50 का एक मीडियन जो है वो 13% है। तो अगर आप निफ्टी 50 के किसी स्टॉक में निवेश करते हैं तो वहाँ पे आप ये नंबर ध्यान में रखिए कि 13% से ऊपर होना चाहिए ROE उस पर्टिकुलर स्टॉक का, और ये चेंज होता रहता है। ये मैं आपको आज का डेटा शेयर कर रहा हूं। दोस्तों 7वें नंबर का महत्वपूर्ण पॉइंट है प्लेजिंग। अगर किसी भी कंपनी ने प्लेजिंग की हुई है, स्टॉक ने प्लेजिंग की हुई है, तो वहां पे आपको थोड़ा उससे दूर रहना जरूरी है। इसकी चर्चा मैं विस्तार से एक वीडियो में कर चुका हूं, रिसेंटली मैंने वो वीडियो शेयर किया था, आप उसको अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, तो आप उस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। और प्लेजिंग की चर्चा हम अपने काफ़ी सारे वीडियोस में करते रहते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करिए। अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं।
किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।